एक लंबे गैपिंग के बाद चलिए आज फिर से शुरू करते हैं हम लोग अपना वही पुराना सेशन जो 1 से लेकर के अभी तक 120 नंबर पड़ाव तक आ चुके थे। कुछ पर्सनल इशू के वजह से ऐसा कुछ हुआ था कि हम लोग का क्लास बहुत लंबा गैपिंग हो गया, जो आपको सर बताएंगे कि आखिर क्या इशू रहा था। जी हाँ, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस गैपिंग में फेस्टिवल का भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। साथ ही आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है। इस बार हमारे कोचिंग से जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं तो लगभग 30 है ना, 30 बच्चों का लगभग अभी तक हम लोग को ऑन डेटा मिल चुका है जिनका बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है। परंतु मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें कि किन किन बच्चों का रिजल्ट हुआ है ना। उसके बाद देखो, हर व्यक्ति के लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो ठीक है, ये चिंता का विषय है कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आता है। जिस प्रकार अभी हम लोग, जैसे खुद मेरे लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स था और मैं थोड़ा खुद परेशान था, जिसके कारण मैं आप लोग का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा परेशान था और जिसकी जिम्मेवारी मेरी है, मैं खुद इसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा कि चाहकर भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो नहीं अवेलेबल करवा पा रहा था, क्योंकि कुछ अपना हर लाइफ में इशू होता है, तो मेरा इशू चल रहा था। अगर आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में वीडियो कंटिन्यू आए। अब हम लोग आए हैं तो ये सोच के आए हैं कि आगे रेगुलर वीडियो कंटिन्यू है ना। तो हम लोग आज एक नए सेशन की शुरुआत तो करेंगे सैलूमिस के साथ, लेकिन आपकी ये जिम्मेवारी है कि ये जो 30 रिजल्ट अभी तक हम लोगों को पता चला है, इसको 40-50 में बदले। तो काइंडली आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हुआ है, वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, ठीक है। तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट सेशन की फिर से शुरुआत करते हैं। जैसे आप यहाँ आए और शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन, और आपका सेशन नंबर 120 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। हाल ही में करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग करंट को लेकर के स्टैटिक भी देखेंगे, मतलब इसमें ऐसे फैक्ट्स भी देखेंगे जो आपका बदलने वाला है नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शास्त्र 2024 का रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सवाल आपसे ये बोल रहा है कि 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है। सबसे पहले तो अगर आ जाओ, आप रामानुजन के नाम से अगर अवेयर हो, चूंकि आप स्टूडेंट हो तो आप अवेयर ही होगे। तो रामानुजन जी जो थे, श्रीनिवास रामानुजन, ये मैथ में बहुत ही ज्यादा कह लो कि उपलब्धि हासिल करे हुए थे। कहा जाता है ना कि 12 से 13 साल की उम्र में ये ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे 12 से 13 साल का बच्चा ट्रिग्नोमेट्री का नाम नहीं सुनता आज के जनरेशन का, उस समय वो 12 से 13 साल की उम्र में ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल किए हुए थे। और ये मैथ के प्रकांड पंडित कह लो, है ना, बिकॉज पंडित भी उन्हीं को कहा जाता है जिनके पास बहुत नॉलेज होता है। तो इनके पास गणित का बहुत नॉलेज था, और इसीलिए इनके विरासत को कह लो, इनके उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर जो व्यक्ति इनके जैसा ही मैथ में बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो पहला तो ये सवाल आपको यहाँ पे पता चला कि रामानुजन पुरस्कार जो है ये किस व्यक्ति, किस विषय से संबंधित है। तो हो जाएगा आपका गणित से, मैथ से, ठीक है। 2024 का किसको मिला है, तो ये मिला है किसको, अलेक्जेंडर डन को मिला है, ठीक है। किसको मिला है, अलेक्जेंडर डन को। किसको मिलता है ये पुरस्कार, अगर इसके बारे में बात करें तो ये 32 साल या उससे कम, 32 साल या उससे कम वर्ग के युवा को मिलता है ना। किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका गणित के क्षेत्र में, ठीक है। किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका गणित के क्षेत्र में। कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। किसके लिए शुरुआत की गई थी, तो रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन है ना, उनको याद करते हुए इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगर बात करें रामानुजन के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था, 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर 1887 को, है ना। आप कह सकते हो कि 22 दिसंबर 1887 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1920 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 26 अप्रैल 1920 को। यहाँ से आपको कुछ याद आ रहा है, देखो यहाँ से एक फैक्ट क्या, तो 22 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 22 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं, 22 दिसंबर को मनाते हैं। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। आपसे सवाल करता है कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, 14 मार्च को, 14 मार्च को, ठीक है। बहुत बार हम लोग चर्चा किए हैं,
14 मार्च को क्यों मनाया जाता है ये आप बताना कमेंट करके। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे आते हैं, देखना 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव का पदभार किसने संभाला? आप इतना हिंदी नाम नहीं सुने होंगे, बट आप नाटो का नाम जरूर सुने होंगे, NATO, नाटो, है ना। नाटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, वहां पे देखो दिया हुआ भी नाटो, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? तो ये दुनिया का, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। किसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं नाटो का, है ना। अगर यहाँ पर चर्चा करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, ठीक है, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। और ये ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका बेल्जियम नामक शहर में। ये तो हो गया आपका नाटो से संबंधित फैक्ट। हाँ, एक और फैक्ट, नाटो में टोटल कितने मेंबर हैं? 32 मेंबर हैं, ठीक है। कितने मेंबर है? 32। अगर आपसे सवाल करता है कि 32वें नंबर का कौन बना है, तो 32वें नंबर का कौन बना? बताओ। स्वीडन बना, है ना। 32वें नंबर का कौन बना? स्वीडन बना है। चलो यहाँ पे सवाल है आपसे कि नाटो का महासचिव कौन बना है? तो नाटो का जो महासचिव अब तक थे, है ना, नाटो का महासचिव जो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग थे, बट अब इनके जगह पे किसको बनाया गया है? मार्क रूट को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मार्क रूट को। और ये मार्क रूट है कौन? तो ये मार्क रूट जो है ये नीदरलैंड, नाम सुने हो ना इस देश का, नीदरलैंड के क्या है? पूर्व पीएम। नीदरलैंड के क्या है? पूर्व पीएम। तो आप यहाँ पर से इतना फैक्ट्स याद रखिएगा, है ना। किसके जगह पे बन रहा है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग के स्थान पे। अगर बात करें थॉमस बॉक के बारे में, यहाँ पे देखना थॉमस बॉक, तो ये कौन है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो यह है आपके थॉमस बॉक। इस चीज को भी याद रखिएगा। और अगर आपसे सवाल करता है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे तैयब इकराम। हॉकी के हो जाएंगे तैयब इकराम, आपके ओलंपिक के हो जाएंगे थॉमस बॉक, नाटो के हो जाएंगे मार्क रूट, जेंस स्टोल्टेनबर्ग के स्थान पर, है ना। चलो नेक्स्ट में आते हैं, देखना किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये फिल्म जगत का, सिनेमा जगत का सर्वोच्च अवार्ड है ना। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। कब किया गया था बताओ? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। पहली बार जो मिला था वो किसको मिला था? देविका रानी को मिला था। अभी जो मिला है कितने नंबर का मिला है? 54 नंबर का मिला है, मतलब 54 बार ये अवार्ड मिल चुका है। अभी रिसेंट में किसको मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती को। किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। याद है ना मिथुन चक्रवर्ती का वो मूवी का सीन जहाँ पे वो साइकिल के पीछे बैठ करके गोली चला रहे हैं और कोई भी उनको एक भी गोली नहीं मार पाया, और वो सारे जो उसमें जो निगेटिव रोल में है उन सारे को वो गोली मार के मतलब खत्म कर दिया, बट वो साइकिल के पीछे, वो सीन उनका बहुत वायरल हुआ था, बहुत मीम्स भी बना था उस पर। तो मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। अगर आपसे सवाल करता है कि मिथुन चक्रवर्ती के पहले किसको मिला था, तो ये मिला था वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को, मतलब आप कह सकते हो 53वें नंबर का। वहीदा रहमान से पहले किसको मिला था? तो ये मिला था आशा पारेख को, ठीक ना। इस चीज को याद रखिएगा कि वहीदा रहमान के पहले किसको मिला था? आशा पारेख को मिला था। और आशा पारेख से पहले किसको मिला था? रजनीकांत को, है ना, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत। और रजनीकांत के पहले किसको मिला था? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन, है ना, बिग बी। और भी अगर आप सवाल करता है कि अमिताभ बच्चन से पहले किसको मिला था, तो अमिताभ बच्चन से पहले जो मिला था बताओ किसको मिला था? अमिताभ बच्चन से पहले, तो अमिताभ बच्चन से पहले मिला था विनोद खन्ना को। किसको मिला था? विनोद खन्ना, ठीक ना। तो ये सारे फैक्ट्स हो गए। अपना आंसर लगा लो यहाँ पे, मिथुन चक्रवर्ती। आपसे सवाल करता है कि भाई सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे जिनको यह अवार्ड मिला है, तो सबसे कम उम्र का आपसे पूछेगा तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आशा पारेख। आशा पारेख। आपसे पूछेगा कि क्या मरणोपरांत किसी को मिला है? मरणोपरांत, तो मरणोपरांत में आप क्या बताओगे? पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर और एक और व्यक्ति कौन? तो विनोद खन्ना।
विनोद खन्ना, इनको क्या मिला है? तो इन दोनों को जो है आपका मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, है ना। आते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पर। देखो आपका 4 क्या बोल रहा है, किस राज्य में देसी गायों को राज्य माता की उपाधि दी गई है ना। ये किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र के राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया है? तो गायों को राज्य माता मतलब माँ की उपाधि दी गई है। हुआ क्या है ना कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग गायों की संख्या जो है वो 20% की कमी हुई है ना। गायों की संख्या में 20% की कमी हुई है। तो इसीलिए गायों की देखभाल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है? तो प्रतिदिन 50 रुपए के सब्सिडी का चर्चा किया है कि वहां पे गायों के रख रखाव के लिए प्रतिदिन 50 रुपया गौशाला को दिया जाएगा प्रत्येक गाय पर, है ना। और आप गायों का रक्षा करो, उसको बचाओ। ये रिसेंट में किस सरकार के द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, है ना। नेक्स्ट में देखिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग और भी चर्चा करें तो याद रखिएगा कि 2019 के बाद गायों की संख्या में कितनी की कमी आई है? 20%। इनके संख्याओं में 20% की कमी आई है, कटौती आई है, ठीक ना। अगर हम लोग और भी देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम कौन हो जाएंगे? तो महाराष्ट्र के सीएम हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। और अगर यहाँ पे गवर्नर के बारे में हम लोग बात करें तो गवर्नर कौन है? तो ये हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, ठीक ना। अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो जो महाराष्ट्र है ये जनसंख्या में कितने नंबर पर आता है? महाराष्ट्र जो है ये जनसंख्या में आता है आपका यूपी, महाराष्ट्र देन बिहार, तो ये आता है 2nd नंबर पर। और क्षेत्रफल में कितने नंबर पे आता है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि महाराष्ट्र जो है ये क्षेत्रफल में कितने नंबर पर आता है, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। देखिएगा यहाँ पे बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? दूसरा पूछ रहा है, इट मीन्स कि अपने यहाँ पहला है ना। तो अपने यहाँ मतलब बिहार में जो पहला टाइगर रिजर्व है ये कौन सा है? तो ये है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये है आपका वाल्मीकि, वाल्मीकि, थोड़ा सा हर से इधर गई, आप देख लेना भाई, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये? तो ये पड़ता है आपका पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। दूसरा कहाँ बनाया जा रहा है बताओ आप? दूसरा, तो दूसरा जो 2nd नंबर का है ये बनाया जा रहा है आपका, बताइएगा, कैमूर में, ठीक है। ये कहाँ बनाया जा रहा है? कैमूर में बनाया जा रहा है ना। क्या बनाया जा रहा है? टाइगर रिजर्व। अगर बात करें टाइगर, टाइगर टाइगर के लिए जो आपका क्या लाया गया था? अधिनियम लाया गया था ना, टाइगर संरक्षण अधिनियम। ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका 1973 में ना। एक बार आप कंफर्म करिएगा कि 72 होगा या 73 होगा। टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? टाइगर स्टेट, तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है एमपी को जाना जाता है, ठीक है। किसको जाना जाता है? एमपी को जाना जाता है। और भी अगर देखें यहाँ पे तो पूरे भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 54 टाइगर रिजर्व है। और 54वां जो है, ध्यान से सुनना, पूरे भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54। और 54वें नंबर का जो है ये कहाँ बनाया गया? एमपी में बनाया गया। और कौन सा बनाया गया? तो रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये आपका एमपी में है, जो 54 नंबर का। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा कैमूर। अगर बात करें बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी हो जाएगा आपका पटना। चलो आगे आते हैं। अच्छा एक सवाल आपसे यहाँ पे और, आप बताना कि टाइगर डे कब मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है टाइगर डे, ठीक है। इसको आप फिल करिएगा, ये आपका जुलाई, लास्ट जुलाई में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नेक्स्ट में आ जाओ, हाल ही में कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया? मतलब पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि चोटी का नाम चेंज किया गया, एक पहाड़, एक पर्वत श्रृंखला की चोटी का नाम चेंज किया गया है और किसके नाम पे रखा गया है? दलाई लामा के नाम पर। तो कहाँ किया गया ये पूछा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में किस चोटी का नाम? तो अनाम चोटी, अनाम चोटी का नाम चेंज किया गया। और अनाम चोटी का नाम चेंज करके, अनाम चोटी का नाम चेंज करके छठे दलाई लामा, छठे दलाई लामा के नाम पे रखा जाएगा। और इनका नाम क्या है? तो सांग्यांग ग्यात्सो, है ना। क्या नाम है? सांग्यांग ग्यात्सो, सांग्यांग ग्यात्सो। आप समझो इस सवाल को। हुआ क्या है
कि पर्वत श्रृंखला चल रहा है, ठीक है। और ये जो अनाम चोटी है इसका नाम चेंज करके किसके नाम पे रखा गया, तो सांग्यांग ग्यात्सो के नाम पे रखा गया। ये कौन है, तो ये 6ठे नंबर के दलाई लामा। आप बोलोगे भाई दलाई लामा तो नाम है, फिर आप बोलते हो 6ठे नंबर का, नहीं, दलाई लामा क्या है, एक पद है। कौन सा पद है, तो ये बौद्धों के धर्मगुरु का ये पद है, ठीक है, बौद्धों के धर्मगुरु का पद है। और अभी जो दलाई लामा चल रहे हैं ना, ये 14 नंबर के चल रहे हैं, 14वें नंबर के। और ये जो सांग्यांग ग्यात्सो हैं ये 6ठे नंबर पे हैं। और इनका नाम मतलब अनाम चोटी का नाम जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम चेंज करके सांग्यांग ग्यात्सो रख दिया गया, ठीक है। चलो यहाँ से ये हुआ। दूसरा आते हैं, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो इसको पहले नेफा के नाम से भी हम लोग जानते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। 1972 में इसको क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया। और फिर आपका 20 फरवरी 1987 को ये क्या बनाया गया, ये बनाया गया, स्टेट बनाया गया, है ना। अगर बात करें और भी इसके बारे में, तो भारत का सबसे क्या है, पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के सीएम के बारे में देखें तो सीएम का नाम क्या है, यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, ठीक ना। इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखना 7 क्या कह रहा है आपसे, दलितों एवं आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है। अत्याचार के मामले में सबसे टॉप पे जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश, है ना। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि दलितों और आदिवासियों में आपके जो इनके साथ जो भेदभाव होता है, इसमें कौन सा राज्य टॉप पर है, यूपी। और यूपी के बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका राजस्थान, और थर्ड नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में आप ये भी पढ़े होंगे कि आदिवासियों की संख्या जो है यहाँ सबसे अधिक है, ठीक ना। अगर बात करें हम लोग यूपी के बारे में, तो जनसंख्या में ये क्या है, फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। अगर और भी देखें यहाँ पे, तो यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, और ये दूसरे कार्यकाल के लिए सीएम बने हैं, योगी आदित्यनाथ, जो कि आपका सेकेंड टाइम्स क्या बने, सीएम बने। यहाँ की गवर्नर कौन है, तो यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और भी देखें तो लोकसभा सीट यहाँ सबसे ज्यादा है 80, राज्यसभा सीट यहाँ सबसे ज्यादा है 31, और आप बताओ विधानसभा सीट यहाँ कितना है आप बताइएगा, और विधान परिषद सीट यहाँ कितना है ये भी बताइएगा, है ना। ये किसका अंग होता है, विधानमंडल का अंग होता है, ठीक ना। तो आप बताना इसमें कि विधानसभा और विधान परिषद का सीट जो है ये यूपी में कितना है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि 54 टाइगर रिजर्व अपने भारत में है। 54वें नंबर का कहाँ था बताओ, मध्य प्रदेश में था ना, मध्य प्रदेश में था, वो रानी दुर्गावती वाला, हाँ मध्य प्रदेश में था। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि यूपी में जो है 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व का ओपनिंग हुआ था, जिसका नाम क्या था, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो एक टाइम ऐसा रहा था ना जिस समय महिलाओं को काफी पिछड़ापन का सामना करना पड़ा था। तो अब राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और इससे भी बड़ा वर्ल्ड में यूएन हो, वो सारे लोग महिला को या फिर जो भी समाज से पिछड़ करके पीछे की ओर चले आए थे उसको बराबर करने का प्रयास करता है, और इसलिए इनको प्रमोट करता है इस टाइप का डे सेलिब्रेट करके, मना करके, ठीक ना। तो अगर चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया गया था 11 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले तो जब देखो होता क्या ना कि परिवार में अगर कोई लड़का पढ़ रहा है तो वो लड़का, ऐसे हमारे समाज का सोच बन गया कि वो लड़का तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन अगर आपके समाज की कोई लड़की पढ़ती है ना, तो वो लड़की नहीं पढ़ती, वो उससे पूरा समाज शिक्षित होता है, आने वाले उसके बच्चे शिक्षित होते हैं। तो लड़कियों को सशक्त और शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शिक्षित रहिएगा, कुछ भी गलत करने से एक बार सोचिएगा जरूर। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रमोट करने के लिए सब डे सेलिब्रेट किया जाता है ना। 11 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अगर आपसे सवाल करता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये कब शुरू हुआ था, तो यूएन के घोषणा के अनुसार, यूनाइटेड नेशन यूएन के घोषणा के अनुसार पहली बार कब घोषणा हुआ था, 2011 में। और उसी के बाद क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। जबकि आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। राष्ट्रीय बालिका दिवस, देखो अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाएगा, मतलब बहुत सारे देश। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आपका, ये आपके देश में मनाया जाएगा। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जनवरी में, 24 जनवरी। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को।
पहली बार कब मनाया गया, तो ये आपका आ जाएगा 2008 में। 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिएगा 1966 में भारत को पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री मिली थी, और कौन मिली थी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी जो थी वो कब शपथ ग्रहण की थी, 24 जनवरी को। इसीलिए इस दिन एक सशक्त महिला के रूप में, एक सशक्त बालिका के रूप में 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक ना, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2024 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, ये किस लिए दिया गया है, तो मशीन लर्निंग सिस्टम में आगे काम करने के लिए ये अवार्ड जो है आपका दिया गया। ठीक ना, मशीन लर्निंग सिस्टम, मशीन लर्निंग सिस्टम के लिए, मशीन लर्निंग सिस्टम पर वर्क करने के लिए किसको किसको दिया गया, पहले तो ये बताओ। अब तो ये दिया गया आपका जॉन जे हॉपफील्ड, और किसको दिया गया, जेफरी ई हिंटन। दो वर्ड उठाइएगा नाम से और याद रखिएगा, हॉपफील्ड और हिंटन। इस तरीके आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इनको किस चीज में अवार्ड मिला है, तो इनको मिला है आपका फिजिक्स में मिला है, भौतिकी में मिला। ठीक ना, अगर बात करें नोबेल का, तो नोबेल अवार्ड जो है आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1901 में हुआ था। कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और इन 6 क्षेत्र में जो इकोनॉमिक्स पर होता है, इसमें घोषणा कब हुआ था, 1968 में। अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल अवार्ड दिया जाता है। आप पूछोगे क्या कभी भारतीय को मिला है नोबेल अवार्ड, हाँ भाई मिला है। चलो देखते हैं कि सबसे पहले किसको मिला था, भारतीयों में, है ना। चलो देखते हैं कि सबसे पहले भारतीयों में किसको मिला था। तो सबसे पहले भारतीयों में अगर किसी को देखते हैं ना, तो 1913 में मिला था। और किसको मिला था, R.N. टैगोर। आप पूरा लिखना, R.N. टैगोर। और इनको किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद 1930 में मिला था। ठीक है, 1913 में R.N. टैगोर को मिला था। और फिर आपका 1930 में मिला था, किनको मिला था, तो C.V. रमन को मिला था, C.V. रमन। और इनको किस में मिला था, तो इनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। तो पहले तो 2 भारतीय हो गए, ठीक ना, R.N. टैगोर हो गए, फिर C.V. रमन हो गए। फिर एक ऐसी महिला को मिला जो आगे जाकर के भारत की मेंबर बनी थी, 1979 में किसको मिला, मदर टेरेसा। और इनको किस चीज का मिला था, इनको मिला था शांति का। उसके बाद फिर आगे जाकर के 1998 में, है ना, आगे जाकर के 1998 में किसको मिला, तो अमर्त्य सेन को मिला। 1998 में मिला अमर्त्य सेन को, अमर्त्य इकोनॉमिक्स का मिला। और फिर 2014 में किसको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी। और इनको भी शांति के लिए मिला था। ये बहुत सारे अनाथ बच्चों को फ्री करवाए थे और उनके शिक्षा के लिए काफी वर्क किए थे। तो ये रहा अभी तक भारतीयों की लिस्ट। ठीक ना, अभी 2019 का याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में मिला है जॉन जे हॉपफील्ड को और जेफरी ई हिंटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रो RNA की खोज के लिए किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, आई थिंक क्वेश्चन शायद लिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, शायद ये प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन लिए थे, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो इन दोनों को किस क्षेत्र में मिला है, तो आप फिजियोलॉजी कह लो, आप बायोलॉजी कह लो, और या फिर आप चिकित्सा कह लो। तो इन क्षेत्रों में किसको मिला है, तो एम्ब्रोस को मिला है और गैरी रुकवन को मिला है। किस चीज के लिए मिला है, तो माइक्रो RNA की खोज के लिए और जीन विनियमन में काफी ज्यादा काम करने के लिए। ठीक ना, चलिए अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो यहाँ पे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि सेशन आपका कंटिन्यू किया जाए। अब क्या ही बोले, बहुत बार ऐसा बोलने के बाद भी कंटिन्यू नहीं रह पाए, उसका बहुत सारा रीजन होता है जो आपसे सब कुछ शेयर नहीं किया जा सकता है। बट फिर भी हम लोग इस बार फिर से कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू ही रहने का कोशिश करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।